हमने देखा था वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कैरेक्टर सेट इन सी। कैरेक्टर सेट क्या है? लेटर्स। उस कैरेक्टर सेट नॉर्मली लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर एंड व्हाइट स्पेस, और ये सब लेके कैरेक्टर सेट बनता है। उसके बाद कीवर्ड्स देखा था जो कि रिजर्व वर्ड्स है सी में, उसको हम उसके लिए जो डिफाइन किया गया बस उसी के यूज करते हैं, दूसरा कोई काम इसमें यूज नहीं होगा। ओके, और उसके बाद हमने आइडेंटिफायर देखा। आइडेंटिफायर जो कि यूजर डिफाइंड नेम्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस है, जो कि कोई अल्फाबेट या अंडरस्कोर से चालू होगा, डिजिट्स नहीं, लेकिन बाद में वो डिजिट्स हो भी सकता है। एंड देन कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफायर यूज नहीं हो सकता, और आइडेंटिफायर के बीच में कोई व्हाइट स्पेस नहीं हो सकता, और फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स जो है वो सिग्निफिकेंट है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था इंट एज 1 या फ्लोट हाइट अंडरस्कोर इंच अंडरस्कोर फीट। So these are the different examples of identifiers. अभी हम देखेंगे सी प्रोग्राम में बेसिक डेटा टाइप्स क्या है। सी प्रोग्राम में supports a large number of data types. The built-in C or basic data types supported by C are integer, floating point and character, and some commonly used data types are summarized in table along with description. तो हमने बोला था जो डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है, जो हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम कोई इंटीजर वेरिएबल लिखते हैं, कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं, और उसको आगे हम लोग अगर कुछ डिफाइन करते हैं, अगर हम इंटीजर लिखते हैं और आगे कुछ भी आइडेंटिफायर देते हैं, तो वो आइडेंटिफायर मतलब वो मेमोरी लोकेशन, लेकिन उस मेमोरी लोकेशन में कौन सा टाइप का डेटा रहेगा वो उसके डेटा टाइप से पता चलता है। सो इट इज नोन एज डेटा टाइप एंड दिस इज नोन एज आइडेंटिफायर्स। कौन सा आइडेंटिफायर है ये वेरिएबल आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर के कितने टाइप के होते हैं? वेरिएबल होता है, फंक्शन होता है, एरेज होता है। सो दिस इज आइडेंटिफायर डेटा टाइप वेरिएबल, एंड वो डिफाइन करता है उस आइडेंटिफायर वेरिएबल में क्या टाइप का डेटा रहेगा, इंटीजर टाइप का डेटा रहेगा। तो इंटीजर टाइप का डेटा मतलब होल नंबर्स। जैसे हम इंटीजर टाइप के डेटा बोलेंगे, इंटीजर टाइप का डेटा बोलेंगे, जैसे 26 हो गया, 34 हो गया, 56 हो गया, या 276 हो गया, या 1296, गो ऑन लाइक दिस। होल नंबर जो है वो सारे इंटीजर डेटा टाइप में आता है। तो वो हो गया स्मॉल इंटीजर नंबर्स, एंड देन कैरेक्टर नंबर, सिंगल कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर में आता है। जैसे हमने अगर डिफाइन किया कैरेक्टर CH, मतलब CH जो है वो एक मेमोरी लोकेशन है, वो एक आइडेंटिफायर है। कौन सा टाइप का आइडेंटिफायर? वेरिएबल आइडेंटिफायर है, और उसमें कौन सा टाइप का डेटा रहेगा? कैरेक्टर रहेगा। कैरेक्टर मतलब क्या रहेगा? कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, और उसके आगे भी हो सकते हैं उसके स्पेशल सिंबल सब कुछ। तो हम एग्जांपल में देखेंगे। सिंगल कैरेक्टर और इंटीजर इज स्मॉल इंटीजर नंबर, लॉन्ग इंटीजर इज लार्ज इंटीजर नंबर्स, मतलब बहुत बड़ा नंबर। फ्लोट इज स्मॉल रियल नंबर्स, रियल नंबर मतलब डेसिमल नंबर। जैसे हमने एक्सप्लेन किया अभी कि मान लो मैंने डिस्कस किया फ्लोट प्राइस, और मैंने जो प्राइस वाला जो मेमोरी लोकेशन है उसमें मैंने लिखा है 10.25। तो फ्लोट में 10.25 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका मतलब फ्लोट रहता है। फ्लोट मतलब इट इज ए डेसिमल नंबर, इट इज ए डेसिमल नंबर, so that is known as floating number or float number. So that is price is again a variable identifier and data type is float. Then इसको रियल नंबर भी बोलते हैं, वेरिएबल डेसिमल नंबर को रियल नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद हो गया डबल, डबल हो गया डबल प्रिसिशन रियल नंबर, मतलब और बड़ा अगर डेसिमल नंबर हुआ तो वो डबल नंबर में माना जाएगा। लॉन्ग डबल मतलब और भी बड़ा, तो मतलब जितना भी साइज बड़ा हो रहा है फ्लोट से डबल और डबल से लॉन्ग डबल होगा।
अभी इसका एग्जांपल वही है, इंटीजर इज इक्वल टू यूज टू डिफाइन इंटीजर नंबर्स, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 5 एंड देन फ्लोट इज इक्वल टू फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट इज यूज टू डिफाइन फ्लोट नंबर। जैसे फ्लोट माइल्स हो गया, माइल्स 5.6, तो माइल्स नाम का एक वेरिएबल हो गया जो मेमोरी लोकेशन है, आइडेंटिफायर वेरिएबल है, वेरिएबल आइडेंटिफायर है जिसमें फ्लोट टाइप का मतलब डेसिमल नंबर रहेगा। तो ये डेसिमल नंबर का वैल्यू क्या है अभी 5.6 है। सिमिलरली डबल डेटा टाइप जो है डबल एटम्स, तो उसमें इतना ज्यादा नंबर हो सकता है। कैरेक्टर जो है, तो ये कैरेक्टर मैंने डिफाइन किया डेटा टाइप्स और वेरिएबल आइडेंटिफायर का नाम दिया, मतलब मेमोरी लोकेशन नाम कर दिया लेटर्स, और लेटर्स में मैंने क्या वैल्यू डाला, सिंगल कैरेक्टर, सो दैट इज ए कैरेक्टर डेटा टाइप। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग सी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करते हो। जिसको जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो कर सकते हो। नॉर्मली बहुत सारे सी प्रोग्राम में रन करने के लिए बहुत सारे कंपाइलर्स होते हैं, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। तो नॉर्मली सी बहुत सारे कंपाइलर होता है। तो नॉर्मली जो कॉलेज में रन होता है और जो इजीली लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, वो है टर्बो सी प्लस प्लस। तो ये वेबसाइट से या टर्बो डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस आप लिखोगे तो बहुत सारे लिंक आ जाएगा, वहाँ से कोई सी भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने डाउनलोड किया है टर्बो सी, ये डाउनलोड हुआ था, उससे मेरा टर्बो सी 3.2 ये फोल्डर मैंने अनजिप किया और ये सेटअप बटन मैंने, सेटअप जो फाइल है इसको मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो इसको रन किया, तो मेरा टर्बो सी मेरा ये हो गया, इंस्टॉल हो गया। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ऑल प्रोग्राम्स में मैं गया, टर्बो सी में गया और मैं टर्बो सी ये जो आइकन है इसमें मैंने क्लिक किया। इसके इंस्टॉलेबल भी फाइल रहता है ऑलरेडी, उससे भी चलता है, लेकिन अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो बेटर है। तो ये थोड़ा टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में। ये स्क्रीन आता है आपको, यहाँ पे स्टार्ट टर्बो सी दिखाई देगा आपको, मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ। तो एक ब्लू स्क्रीन आपके सामने आएगा। ये जो मेरा टर्बो है वो सी, तो ये मेरा नो नेम 02.cpp, cpp मतलब सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सी से थोड़ा एडवांस है। तो नॉर्मली टर्बो सी सी प्लस प्लस के लिए रन कर बनाया गया है, लेकिन उसमें सी प्रोग्राम भी हम लोग रन कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग उस फाइल को नेम देते हैं न्यू, न्यू करते हैं, तो ये न्यू हो गया। और इस फाइल को F2 दबाया तो सेव हो गया। या फिर दो तरीके हैं, एक तो फाइल में जाके ये सेव बटन है या F2 बटन है, दोनों में से कोई एक क्लिक किया तो सेव हो गया। ये कहाँ पे सेव होगा, जिस लोकेशन में मैं सेव करना चाहता। तो नॉर्मली टर्बो C3 बिन के अंदर आप सेव करोगे तो आपके प्री प्रोग्राम इजीली रन होगा। तो मैं लिख रहा हूँ hello1.c, ये सी प्रोग्राम रन कर रहे हैं इसलिए हम लोग .c लिखेंगे। उसके बाद मैं इसको ओके किया। स्क्रीन को बड़ा करने के लिए हम F5 दबाएंगे तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। इसमें मैं टर्बोसी का प्रोग्राम लिखता हूँ। ये स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या, ब्लू स्क्रीन? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक जैसे मैंने रन किया, जैसे मैंने इसको खोला या फिर जो भी मैंने बताया सेव करना, ये किसी को कोई क्वेश्चन है या दोबारा करके बताऊं? एक बार और कर सर दीजिए। एक बार और बता दीजिए। सर रन करने के बाद बता। क्लोज करके फिर से चालू करता हूँ, ऑल्ट एक्स दबाओगे तो क्लोज हो जाएगा। मैं फिर से क्लोज कर रहा हूँ। तो मैं इंस्टॉल कर दिया, जो आप लोगों के डाउनलोड टर्बोसी किया तो इसमें लिंक आएगा, जो भी आप लिंक में जाओगे डाउनलोड कर दोगे तो आपके पास एक जिप फाइल आएगा। ये ऐसा है कुछ, या अलग अलग नाम हो सकता है, इसका एक जिप फाइल आएगा, उसको अनजिप करोगे तो ये फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर के अंदर ये सारे फाइल्स आएंगे। यहाँ पे setup.exe फाइल में क्लिक करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया, मैं ऑल प्रोग्राम्स में गया, यहाँ पे टर्बो सी ये सब इंस्टॉल हो गया मेरा।
उसके बाद ये जो टर्बो सी प्लस प्लस जो आइकॉन है दिख रहा है आपको, तो उसमें आपने क्लिक किया। आपके डेस्कटॉप में भी बन सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, डेस्कटॉप में भी आपका आइकॉन बन गया है, तो आप डेस्कटॉप में भी डबल क्लिक करोगे तो ये ब्लू स्क्रीन, ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पे स्टार्ट टर्बोसी बटन आएगा। स्टार्ट टर्बोसी बटन क्लिक करोगे तो ये वही ब्लू स्क्रीन आपको लेके आएगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, इसीलिए मेरा hello 1c दिखा रहा है। आपको नॉर्मली no name 02.cpp आएगा। तो आपको इसको क्या करोगे, फाइल में जाके न्यू कर सकते हो। न्यू करोगे तो न्यू फाइल एक खोलेगा। इसको आप F2 करोगे तो आपको सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो आप .cpp नहीं .c लिखोगे और उसको आप नाम दोगे कुछ भी, hello2.cpp या कुछ भी नाम दे सकते हो। बीन के अंदर ही रखना, क्योंकि सी प्रोग्राम के जितने भी चीजें चाहिए वो आपको बिन फोल्डर के अंदर ही है। मतलब आपके जो प्रोग्राम है वो सी ड्राइव के टर्बो C3 बिन के अंदर hello2.c आपका फाइल है। उसको ओके करोगे तो hello2.c आपका फाइल बन गया। अभी F5 दबाओगे तो ये स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये समझ में दिखाई क्या दिया क्या सबको? यस सर, आगे समझ। Okay. तो अभी मैं स्क्रीन को मिनिमाइज कर रहा हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको यहीं पे लिखेंगे तो फिर इजीली समझ में आएगा। तो मैं फिर से विंडोज ऑप्शन में जा रहा हूँ। तो ये हमारे जो डेटा टाइप्स हैं, तो पहला है इंटीजर डेटा टाइप, दूसरा है फ्लोट डेटा टाइप, तीसरा है डबल डेटा टाइप, चौथा है कैरेक्टर डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप्स हैं। सर यस। VS कोड पे नहीं हो सकता ये? हाँ, मतलब मैंने शुरू में बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है उसके जिसमें रन हो सकता है, लेकिन टर्बोसी लाइट वेट है और इजीली डाउनलोडेबल है, इसलिए मैंने किया। हो सकता है मैक में करोगे तो दूसरा कुछ होगा, लिनक्स में करोगे तो दूसरा कुछ, लेकिन अगर विंडोज़ वाला सिस्टम है उसमें टर्बोसी नॉर्मली डाउन होता है क्योंकि वो लाइट वेट है और फ्री वर्जन है। अगर आप ओके लोग सर। कोई लाइसेंस वाला वर्जन यूज़ करते हो तो उसका लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो इलीगल हो जाएगा और बाद में आप ट्रबल में आ सकते हो। ओके सर। तो ये 4 टाइप के डेटा टाइप हैं, इंटीजर, फ्लोट। इंटीजर में होल नंबर आता है, फ्लोट में डेसिमल नंबर आता है, डबल में डेसिमल नंबर या उससे ज़्यादा। ये ध्यान में रखना, फ्लोट या डबल में जरूरी नहीं कि आपको डेसिमल नंबर ही देना है। अगर आप डेसिमल नंबर भी नहीं भी दोगे तो भी वो मेमोरी में डेसिमल नंबर से स्टोर करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोट प्राइस इज इक्वल टू 5, है ना, और बाद में मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ %d प्राइस। ये प्रिंट एफ क्या है, %d क्या है, ये सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्राइस का नाम। तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा 5.0, बिकॉज आपने डिक्लेयर किया वो वैल्यू जो है वो डेसिमल वैल्यू है। आपने जो वेरिएबल वैल्यू डिक्लेयर किया वो डेसिमल वैल्यू आपने डिक्लेयर किया, इसलिए इंटीजर नंबर को भी वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा। ये क्लियर है क्या सबको? यस Yes, सर। sir. ओके। तो वैसे ही इसीलिए डबल डेटा टाइप मतलब बहुत बड़ा नंबर, लेकिन आगे वो डॉट जीरो करके सेव करेगा, डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली कैरेक्टर जो है वो सिंगल कैरेक्टर लेके सेव करता है वो। अभी हमने ये 4 पढ़ा है। अभी सी में ये 4 के अलावा भी उससे थोड़ा एक्सटेंड वर्जन भी है। जैसे 4 है, शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड एंड अनसाइंड। तो साइंड एंड अनसाइंड में हम नहीं जाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे शॉर्ट इंटीजर जो है वो नॉर्मली इंटीजर वैल्यू से कम होता है, मतलब उसका रेंज जो है जितना टाइप का वैल्यू, जितने नंबर का वैल्यू वो स्टोर कर सकता है, वो शॉर्ट इंटीजर अगर डेटा टाइप, ये टोटल एक डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर है वैसे शॉर्ट इंटीजर है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, शॉर्ट इंटीजर एज, ऐसे लिख सकते हो।
मतलब उसमें जो एज नाम का जो मेमोरी लोकेशन है, वेरिएबल आइडेंटिफायर है, उसमें शॉर्ट इंट टाइप का वैल्यू जाएगा। शॉर्ट इंट मतलब उसका कैपेसिटी कम रहेगा। तो शॉर्ट इंट जो है वो इंट से कैपेसिटी कम है, और इंट लॉन्ग इंट से कैपेसिटी कम है। लॉन्ग इंट भी एक डेटा टाइप है। सिमिलरली फ्लोट जो है वो डबल से कम डेटा टाइप वाला, डबल से कम कैपेसिटी है उसका, और डबल जो है वो लॉन्ग डबल से कम कैपेसिटी वाला डेटा टाइप है। तो इसका रेंज रखा गया है शॉर्ट इंट रेंज 2 बाइट्स -32,768 टू 32,767, मतलब 32 KB का डेटा वो स्टोर कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें दिया हुआ है, उसका रेंज क्या है। आगे आते हैं हम क्वालिफायर्स में। तो क्वालिफायर जो है वो क्वालिफायर्स मतलब कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करने का। जैसे क्वालिफायर कैसे होता है, वो वेरिएबल क्या नाम रहेगा, उसमें वैल्यू क्या रहेगा, वो सब क्वालिफायर डिफाइन करता है। क्वालिफायर दो टाइप के होते हैं, होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वोलाटाइल। मतलब कांस्टेंट मतलब कोई भी डेटा टाइप के पहले अगर हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया तो वो वेरिएबल का, वो मेमोरी लोकेशन का वैल्यू हम आगे चल के उस प्रोग्राम में चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं मान लो मैंने लिखा है कांस्टेंट इंटीजर एज इज इक्वल टू 10, सेमीकोलन देके सी प्रोग्राम का लाइन खत्म होता है। बाद में मैं फिर से बोलता हूँ एज इज इक्वल टू 20, तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट करने जाऊंगा यहाँ पे एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि एज जो है वो मैंने डिफाइन किया है कांस्टेंट, मतलब एक बार अगर वैल्यू असाइन हो जाता है तो वो चेंज नहीं होता है। दैट इज मीन बाय कांस्टेंट। और वोलाटाइल मतलब वो चेंज हो सकता है। दैट इज करेक्ट। समझ में आया क्या सबको? यस सर। Yes, sir. सो दैट इज क्वालिफायर्स, है ना। क्वालिफायर और मॉडिफायर ये डेटा टाइप्स के एक्सटेंडेड वर्जन है। वेरिएबल्स, वेरिएबल इन सी, वेरिएबल इन सी मतलब जो भी वेरिएबल, जैसे हमने डिक्लेयर किया कि वेरिएबल मतलब एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे कुछ डेटा स्टोर होता है। तो वो वेरिएबल कैसे लिखते हैं? जैसे पहले डेटा टाइप रहता है, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम या फिर उस मेमोरी लोकेशन का नाम। जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है और उसके बाद वेरिएबल आइडेंटिफायर का नाम, फ्लोट एक डेटा टाइप है उसके बाद वेरिएबल आइडेंटिफायर का नाम, कैरेक्टर एक डेटा टाइप है, वेरिएबल आइडेंटिफायर का नाम। हम कॉमा देके भी लिख सकते हैं, जैसे डेटा टाइप का नाम, उसके बाद वेरिएबल इक्वल टू 10, उसके बाद कॉमा देके वेरिएबल इक्वल टू 20। मतलब हम बोल रहे हैं कि ए एक मेमोरी लोकेशन है और बी एक मेमोरी लोकेशन है, और ए में 10 और बी में 20 वैल्यू स्टोर होगा। वो कैसे टाइप का वैल्यू होगा? इंटीजर टाइप का वैल्यू, मतलब होल नंबर होगा। सिमिलरली फ्लोट एक वेरिएबल है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, और एफ एक वेरिएबल है जिसमें 20.8 ये एक वैल्यू स्टोर होगा। वो डेसिमल टाइप का वैल्यू होगा, मतलब फ्लोट टाइप का वैल्यू होगा, मतलब रियल वैल्यू होगा। और सी एक करेक्टर वेरिएबल है और इसमें करेक्टर डेटा स्टोर होगा, जैसे कैपिटल ए। ये क्लियर है क्या सबको? हेलो। Yes, sir. ओके, सो रूल्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल्स और लिटरल्स। लिटरल जो हमने ऊपर में देखा था, आइडेंटिफायर जो हमने देखा था, और वेरिएबल जो ऑलमोस्ट सेम है। आइडेंटिफायर में भी अल्फाबेट्स और डिजिट्स, अल्फाबेट्स में आइडेंटिफायर में जैसे शुरू से फर्स्ट जो सिंबल है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन डिजिट्स नहीं हो सकता, लेकिन आगे डिजिट्स हो सकता है। सिमिलरली इट कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर, इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, लेकिन आगे डिजिट हो सकता है। यहाँ पे आगे डिजिट्स अल्फाबेट्स अंडरस्कोर बीच में या लास्ट में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन शुरू में सिर्फ अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर ही रहेगा वेरिएबल में। आइडेंटिफायर जैसे ही है। एंड नो व्हाइट स्पेस इज अलाउड, तो दो वेरिएबल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। एंड वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड, ऑब्वियसली वेरिएबल का नाम कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे इंटीजर, फ्लोट, व्हाइल, डू व्हाइल, जो भी हमने रिजर्व वर्ड कीवर्ड देखा था वो सब कोई वेरिएबल का नाम होना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इंटीजर ए, इंटीजर अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर देखे वेरिएबल नाम चालू हो सकता है, या फिर पहले लेटर्स दिया उसके बाद नंबर्स दिया।
अभी हम अगर लिखते हैं इंटीजर 30A तो वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का नाम कभी डिजिट से चालू नहीं होगा। यहाँ पे इनवैलिड वेरिएबल नेम इंटीजर 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिजिट से, तो डिजिट से वेरिएबल नेम नहीं चालू हो सकता, दोनों के बीच में गैप नहीं हो सकता। ये जो ए और बी के बीच में गैप दिख रहा है वो गैप नहीं होगा। इंटीजर लॉन्ग, तो लॉन्ग जो है वो भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग एक कीवर्ड है। लॉन्ग मतलब इंटीजर का एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब बड़ा इंटीजर नंबर स्टोर हो सकता है, तो वो एक कीवर्ड है, इसलिए वो वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। ये क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ओके। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी, तो वेरिएबल जो है सी प्रोग्राम में 4 टाइप से होते हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक एंड एक्सटर्नल। 5 टाइप के होते हैं। लोकल, ग्लोबल, ये वाइवा में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक एंड एक्सटर्नल। वे लोकल वेरिएबल क्या है, इसमें मैं आपको प्रोग्राम में लेके जाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं सी प्रोग्राम चालू होता है डैश इंक्लूड, मैं ये बाद में बताऊंगा ये क्या है मतलब, लेकिन अभी इंटीजर x इज इक्वल टू 10। तो अभी जो हमने ये जो मेन क्या है, ये एक फंक्शन है, और वॉइड क्या है, डेटा टाइप है। हमने बोला था डेटा टाइप 4 टाइप का होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल। तो ये वॉइड कहाँ से आ गया? इसका मतलब है, वॉइड का मतलब है कि उस मेमोरी लोकेशन में कोई भी आउटपुट या फिर कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। मतलब ये फंक्शन जो है, ये जो मेन नाम का एक फंक्शन हमने बनाया, वो फंक्शन आउटपुट होके कोई भी आउटपुट नहीं देगा, कोई टाइप का आउटपुट नहीं देगा। बस उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन उसके एंड रिजल्ट में कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, मतलब किसी को रिटर्न नहीं करेगा। मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने अभी इंटीजर एज ये नाम का एक फंक्शन बनाया। एज क्या है? एक आइडेंटिफायर है। क्या आइडेंटिफायर? फंक्शन आइडेंटिफायर। और इंटीजर क्या है? इंटीजर एक डेटा टाइप है। और एज क्या है? फंक्शन आइडेंटिफायर। तो अभी इसके अंदर में हम लोग कमांड लिखते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 10, और उसके बाद मैं उसको प्रिंटफ करता हूँ %d और x। मतलब ये प्रिंटफ क्या है, %d क्या है, वो हम देखेंगे। इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, और प्रिंटफ एक कमांड है डिस्प्ले करने के लिए। %d है, इंटीजर टाइप का अगर वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो %d होता है। इंटीजर टाइप को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो %d लिखते हैं। फ्लोट के लिए हम लोग %f लिखते हैं। कैरेक्टर के लिए हम लोग %c लिखते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते हैं। तो इंटीजर टाइप का x क्या है? x इंटीजर टाइप का डेटा है। कैसे पता चला? क्योंकि उसके पहले इंटीजर लिखा है हमने, तो इसीलिए हमने %d लिखा है, और ये डबल कोट में होता है। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है। क्या फॉर्मेट? कौन सा डेटा टाइप का है, मतलब ये जो वेरिएबल जो हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं इसका फॉर्मेट क्या है, मतलब इसका डेटा टाइप क्या है, वो स्पेसिफाई करता है। तो %d मतलब वो बोल रहा है कि जो भी वैल्यू हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं वो %d टाइप का है, मतलब वो इंटीजर टाइप का है। तो हम लोग जब x, ये जो एक फंक्शन जो है फंक्शन आइडेंटिफायर, इसके अंदर हमने x को डिफाइन किया है ना, कॉमा देके, इसलिए x को हम लोग लोकल वेरिएबल बोलेंगे। ये क्लियर है क्या सबको? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. बाकी सब बताओ क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। ओके। Sir.
तो x जो है वो लोकल वेरिएबल। तो आगे आते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे मान लो, सॉरी, हाँ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे इंटीजर एज डिक्लेयर किया फिर से, और मैं इसके ऊपर मैंने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर फंक्शन के बाहर। फंक्शन के बाहर मैं इंटीजर x इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया, और मैं कर रहा हूँ printf %d(x). तो ये फंक्शन के बाहर मैंने x डिफाइन किया, जिसको मैं इधर बता रहा हूँ कि इंटीजर टाइप का है। वो कहाँ पे किया मैंने? फंक्शन के बाहर किया। इसलिए x को क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल। मतलब मैं अगर कल को जाके मैं उसी प्रोग्राम में मैं अगर मैं बनाता हूँ इंटीजर सैलरी, और मैं फिर से लिखता हूँ printf %d(x), तो ये x फिर से वही डिस्प्ले करेगा। कहाँ से वो ले लेगा? वो x से। ये सब एक ही फाइल से अंदर होना चाहिए। मान लो मैंने a.xc फाइल लिखा है जिसके अंदर ये टोटल कमांड है। ये दो फंक्शन है, एक एज नाम का एक फंक्शन और एक सैलरी नाम का फंक्शन। एक के अंदर मैंने printf सेम चीज कमांड लिखा है। ये भी यहाँ पे printf %d लिखा है, यहाँ पे भी मैंने intf %d लिखा है। लेकिन ये दोनों वेरिएबल एक्सेस कर पाएगा, क्यों? क्योंकि बाहर में फंक्शन के बाहर हमने डिक्लेयर किया है। तो इसीलिए इसको ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल में अगर मैं मान लो कि मैं इधर ये चीजें मैं इधर नहीं डिक्लेयर करता, तो अगर मैं इधर डिक्लेयर नहीं करता तो लोकल वेरिएबल को मैं कहीं पे भी, मतलब मान लो मैंने एज लिखा है यहाँ पे, और मैंने उसी फंक्शन में मैं क्लियरली लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा है इंटीजर एज और इंटीजर x इज इक्वल टू 10 और printf %d(x), और मैंने यहाँ पे और एक फंक्शन लिखा है इंटीजर age1, और मैं बोल रहा हूँ printf %d(x। तो यहाँ पे तो आउटपुट क्या देगा? यहाँ पे आउटपुट देगा 10, लेकिन यहाँ पे अगर आउटपुट जनरेट जाएंगे तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि x का वैल्यू लोकल है, मतलब एक फंक्शन के अंदर है ना। वो कौन सा फंक्शन के अंदर? एज नाम का फंक्शन। इसलिए age1 फंक्शन के अंदर वो x का वैल्यू ले ही ले पा रहा है, क्योंकि x का स्कोप कितना है, ये फंक्शन इतना जो फंक्शन है इसके अंदर ही स्कोप है। तो ये जो x का वैल्यू हमें चाहिए वो इसी फंक्शन के अंदर है, लेकिन हमने दूसरे फंक्शन में उसको एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी चीज को अगर हम बाहर लिख देते तो एक्सेस हो जाता। अगर मैं यहाँ पे लिख देता इंटीजर x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे भी आउटपुट आता 10 और यहाँ पे तो आउटपुट आता 10। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग बताओ। हेलो। Yes, sir. Sir, but Yes, sir, one sir. time more explain. Yes. One time more. हाँ, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इंटीजर एज लिखा है, एक फंक्शन है, और उस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है printf %d(x), और मैंने लिखा है इंटीजर age1, और एक फंक्शन लिखा है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है printf %d(x). अभी अगर मैं x को इधर डिफाइन करता हूँ, तो इधर आउटपुट आएगा 10, और इधर आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि x जो वेरिएबल है वो इसी फंक्शन के अंदर है, वो इस फंक्शन से इस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस डेफिनेशन को लोकल डेफिनेशन बोलेंगे या फिर लोकल वेरिएबल। और अगर हम इसको हटा के मान लो यहाँ पे नहीं है, इसको काट दिया, हम यहाँ पे उसको डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 10 आता और यहाँ पे भी 10 आ जाता।
तो ये डेफिनेशन जो है फंक्शन के बाहर डेफिनेशन, इसको ग्लोबल डेफिनेशन या ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। ओके, तो ये हो गया ग्लोबल। दूसरा होता है स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब है कि मैं कोई फंक्शन के अंदर मैंने जैसे एक मैंने फंक्शन लिखा है, उसके अंदर मैंने एक नॉर्मल लोकल वेरिएबल दिया इंटीजर x इज 10 और दूसरा लोकल वेरिएबल के पहले मैंने स्टैटिक कीवर्ड लिखा है। अभी मैं अगर यहाँ से ये फंक्शन से दूसरा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो इसको भी एक्सेस मिलेगा। जैसे मान लो जैसे मैंने लिखा है इंटीजर एज, है ना, और मैंने लिखा है स्टैटिक इंटीजर x इक्वल टू 10 और मैंने प्रिंटफ किया है %d और x। उसके बाद मैंने और एक फंक्शन एज 1 और एक फंक्शन कॉल किया है और इसको क्लोज कर दिया, और नीचे और एक वो दूसरा वाला फंक्शन लिखा है एज 1 और इंटीजर x और मैं प्रिंटफ कर रहा हूँ। तो ये जो स्टैटिक मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ पे वही वैल्यू इधर भी आएगा, मतलब इसका वैल्यू रहेगा 10 और बाद में ये फंक्शन को ये जो एज 1 मैंने कॉल किया वो मतलब ढूंढेगा एज 1 कहाँ पे, तो इधर आएगा, और ये जो x का वैल्यू है वो यहाँ पे भी आ जाएगा और बाद में यहाँ से वो प्रिंट भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि एक फंक्शन कॉल से दूसरा फंक्शन कॉल में वैल्यू रिटेन होता है, तो इसको हम लोग स्टैटिक कॉल बोलेंगे। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, बाकी sir. लोग बाकी लोग बताओ। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ये हो गया स्टैटिक। अभी ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक ऑल वेरिएबल्स इन सी आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द स्कोप आर ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट। वी कैन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर ऑटोमेटिक वेरिएबल यूजिंग कीवर्ड। मतलब जितने भी लोकल वेरिएबल है जो भी कोई फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं वो ऑटोमेटिक भी होता है, वो ऑटो हम लोग लिखते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक वेरिएबल है, और अगर नहीं भी लिखें तो भी वो लोकल वेरिएबल या ऑटोमेटिक वेरिएबल, ये कीवर्ड बनाया गया लेकिन अभी उसका यूज नहीं होता है। सो दैट इज जस्ट फॉर ए नॉलेज पर्पस। लोकल वेरिएबल जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको ऑटोमेटिक भी वेरिएबल माना जाता है, अगर नहीं भी लिखें तो भी। और अगर ऑटो लिखते हैं तो स्पेसिफिकली हम मेंशन करें कि ये एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है। और एक्सटर्न वेरिएबल मतलब वी कैन शेयर ए वेरिएबल इन मल्टीपल सी सोर्स फाइल। जैसे मान लो कि मैंने एक मिनट, हाँ, जैसे मान लो कि मैंने एक फाइल लिखा है a1 डॉट एच, एक फाइल है कुछ भी, उसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्सटर्न इंटीजर x इज इक्वल टू 10, है ना। अभी दूसरा मैंने लिखा है, फाइल लिखा है a2 डॉट सी, जिसमें मैंने लिखा है इंटीजर एज, और उसके बाद मैं कर रहा हूँ printf %d x, क्लोज कर रहा हूँ। तो ये जो वेरिएबल है वो यहाँ से एक्सेस होगा, हालांकि ये दोनों डिफरेंट फाइल है। नॉर्मली जितने भी मैंने पहले लोकल या ग्लोबल बोला था वो सेम फाइल में होता है, मतलब सेम सी फाइल में, लेकिन अगर अलग अलग फाइल में आपको वैल्यू एक्सेस करना है तो आपको एक्सटर्न वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक्सटर्न अगर डिक्लेयर करोगे तो अलग अलग मल्टीपल फाइल्स में आप एक्सेस कर पाओगे वैल्यूबल। ये समझ में आया क्या?
Yes, sir. बाकी लोग बताओ, या किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, बताओ। सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हमारा वेरिएबल का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास में हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, वो पूछो, या कोई डाउट है या कुछ है। अभी तक मैंने जो पढ़ाया, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? सर आप नोट्स कब सेंड करोगे?